चलो आज अपना टॉपिक क्या है बेटा। इससे पहले हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कर लिया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर वगैरह सब कर लिया। आज अपना टॉपिक चालू रहेगा, जो रहेगा वो होगा डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। तुमने कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कैसे कर रहा है वो देख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है वो तो तुमने देख लिया। अब बारी किसकी है? टेम्परेचर की है। बता रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट या इन्वर्स? डायरेक्ट डिपेंड करेगा कि इन्वर्सली डिपेंड करेगा? यानी कहने मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? ऐसे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। और ये क्यों होता है, ऐसा बढ़ेगा क्यों? इसके लिए हमारे पास दो टॉपिक है। इस मेन टॉपिक के अंदर दो टॉपिक है। क्या क्या समझा रही हो? दो टॉपिक हमें व्यू दे रही है, हमें बता रही है, मैकेनिज़्म बता रही है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ेगा। मैकेनिज़्म बताने वाली वो दो टॉपिक है। और वो दो टॉपिक का नाम क्या है? आर्हेनियस थियरी और क्या है? कोलिजन थियरी। ये दो थियरी हमें बताएगी कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आज अपना जो मेन टॉपिक रहेगा आज का, इसके अंदर आर्हेनियस थियरी रहेगा। क्या रहेगा? आर्हेनियस थियरी। अच्छा, एक और एक टॉपिक है इसके अंदर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वो ऐसे ही है, अप्रॉक्स मेथड है वो, अप्रॉक्स मेथड है वो। ठीक है, अप्रॉक्स मेथड है। कौन सा मेथड है अप्रॉक्स मेथड? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो भी इसकी स्पेलिंग रहेगी देख लेना। टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखो ये क्या है। अच्छा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का सिंबल क्या होता है वो देख लेना। या तो ईटा होता है या तो क्या लेते हैं कभी कभार Q10। क्या लेते हैं? Q10। अब वो Q10 क्यों लेते हैं? वो 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और देखते हैं। देखो होता ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन ना, ऐसा देखा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? लगभग डबल हो जाता है। कब डबल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? लगभग डबल हो जाता है। किसी केस में डबल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 3 तक भी जा सकता है वो। क्लियर है? लेकिन ये कब होगा? टेम्परेचर को बढ़ाने पर। कितने बढ़ाने पर? कितना बढ़ाने पर? तो भाई 10 डिग्री बढ़ाने पर। जो भी तुम्हारा प्रीवियस टेम्परेचर होगा उसमें अगर तुम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, यदि मान लो पहले तुम कोई रिएक्शन देख रहे हो सपोज 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें उसकी रेट की कुछ वैल्यू आई, सपोज एक्स आई। सपोज 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर है तुम्हारा, और ये यहाँ पे ले लेते हैं रेट ले लेते हैं। ठीक है, तो रेट की वैल्यू 70 डिग्री सेल्सियस पे कितनी थी? एक्स थी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो देखा जाता है कि लगभग क्या होगा, ये एक्स जो होगा वो 2x के बराबर हो जाएगा। यानी रेट क्या हो जाएगा? लगभग डबल हो जाएगा। किसी केस में 3 टाइम्स भी हो सकता है। ये चीज़ है। तो अगर मैं दोनों रेट का क्या लेता हूँ? रेशियो लेता हूँ। उस रेशियो को ही क्या बोला जाता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ऑब्वियस से पता है जब रेशियो लोगे तो वो जो 2 का फैक्टर है, जिस फैक्टर से वो बड़ा है वो फैक्टर तुम्हारे पास आंसर में आ जाएगा। जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। 2x अपॉन x, x कैंसिल, क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। तो जितने से बड़ा ना वही क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। क्लियर है? मान लो 2.5 से बढ़ गया, कितने से बढ़ा? 2.5 से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, मान लो y, मैं 2.5x नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ y, वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब तुम y डिवाइड बाई x करोगे ना तो वो जितने से इंक्रीज़ हुआ था ये y, वो नंबर तुमको यहाँ पे 2.5 दिखने मिलेगा। तो इससे अच्छा है तुम विजुअलाइजेशन के लिए क्या लिख सकते हो? 2.5x। तो x से कैंसिल 2.5। तो ये जितने से इंक्रीज़ हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और Q10 तुमको मेरे ख्याल समझ में आएगा क्यों? बिकॉज 10 डिग्री बढ़ाने पर ये हो रहा है ना, इसलिए Q10। बोलो क्लियर है? तो ये अप्रॉक्स, कोई एग्जैक्ट यहाँ पे आंकड़ा आता नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है कि जनरली ऐसा होता है। जो एग्जैक्ट वो बताएगा ना वो होगा तुम्हारा आर्हेनियस और कोलिजन थियरी। आर्हेनियस थियरी और कोलिजन थियरी। बोलो क्लियर है? तो इसका थोड़ा फॉर्मुलेशन बता देता हूँ। Q10 का अगर कोई फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलोगे? ये Q10 कैसे निकाला तुमने? ये Q10 कैसे निकाला? तुमने रेट कांस्टेंट लिया अभी वाला, लेटेस्ट वाला, डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट लिया पुराना वाला यानी जब जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो, और 10 डिग्री वाला रेट लिया। ठीक है,
तो Q10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, के टी प्लस 10 अपॉन के टी। ये इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या था, इनिशियल में 10 प्लस कर दिया था हमने। तो जब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो जो फैक्टर आएगा ना, फैक्टर जितने फैक्टर से इंक्रीमेंट आया था वो फैक्टर तुम्हारे पास बचेगा। उस फैक्टर को तुम क्या बोलोगे, Q10 बोलोगे। बोलो क्लियर है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और जनरली इसकी वैल्यू किसके बीच होती है, 2 से लेकर के 3 के बीच में होती है। बोलो समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। ये तो बढ़ाने वाला हो गया, मैं घटा भी तो सकता हूँ, टेम्परेचर मैं घटा भी सकता हूँ। मान लो तुमने घटा दिया, क्या करा, टेम्परेचर घटा दिया, 60 डिग्री सेल्सियस पे लिया, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं कि डबल से बढ़ेगा। तो जब घटाओगे 10 डिग्री माइनस करोगे तो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी x से क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि अब जब रिवर्स जाओगे तो 2x का डबल यानी x मिलेगा तुम्हें। समझे कि नहीं समझे, यानी अगर तुम 10 डिग्री बढ़ाते हो तो अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसी रिएक्शन का 2 है तो डबल हो जाएगा, लेकिन अगर घटाते हो तो 2 से अब की बार क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर और घटाओगे तो, अगर मान लो 60 से कहाँ चले गए तुम, जैसे मैंने ये बोला कि 70 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, x है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यानी बढ़ाने पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर x था तो अब कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। और अगर वापस और 10 डिग्री बढ़ा दो तो अभी की बार ये वाला लेटेस्ट है, आई मीन जो है अभी इनिशियल, तो इसका डबल हो जाएगा। तो 2x का डबल कितना हो जाएगा, 2 × 2x यानी 4x हो जाएगा। कब, 90 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है। और घटा दोगे और घटाओ यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस करो, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पे तुम देख रहे हो, तो अगर वही 2 का फैक्टर रहा तो ये डिवाइड बाई 2 और ये डिवाइड बाई 2 का मतलब कितना हो गया, x/4। बोलो क्लियर है। इस तरह से उसके कहने का मतलब है, समझ में आया, यही चीज़ है, तो सिंपल है, अप्रॉक्सीमेट मैथड है। रब कर दो इसको, मैं ऐसे 1-2 सवाल है, जब मैं लिखाऊंगा तुम लोग को नोट्स तो उसमें करवा दूंगा, ठीक है। पॉज करो जब तक मैं बैठा रहा हूँ। थ्योरी भी वही काम करेगी जो हमारा हेडिंग है, ये बताएगी कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो स्टार्ट कहाँ से करो मेरे को वो नहीं समझ आ रहा है, पॉज करो, पॉज करो यार ऑन करो, देखते हैं क्या होता है। देखो आरएनएस थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, जब अगर सपोज ए से बी जा रहा है, ए से तुम क्या बना रहे हो, बी बना रहे हो, ठीक है, तो ये ए से बी सिंपली ए से बी नहीं जाता, पहले ये ए से क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ए से क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी जो तुम्हें सिंपली लग रहा है ना कि ए से बी बन गया, या मान लो ए प्लस बी विल गिव प्रोडक्ट, तो ए और बी मिले और सी बन गया सपोज, ऐसा नहीं होता। इरफान यहाँ देखो, पहले बीच में क्या आता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नाम का एक सिचुएशन आती है, एक स्पीसीज़ आती है, फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो टूट करके क्या बन जाता है बेटा, तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। रियलिटी में इस तरह से हो रहा होता है मामला। तो ओवरऑल क्या हुआ, ऐसे भी जाना होगा, तो हम ये देख तो लेते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो तुम्हारा रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। मैं आर लिख देता हूँ यहाँ पे। जो तुम्हारा रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर, और फिर वो तुम्हारा जाके क्या बनता है बेटा, फाइनली प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है। आरएनएस के मुताबिक ऐसा है। नाउ अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, और जब बताता हूँ। ये जो रिएक्टेंट है ना और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। ये रिएक्टेंट है और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसमें रिएक्टेंट को बदलना है, मतलब रिएक्टेंट ये बनना चाह रहा है, तो ये जो चीज़ बनना चाह रहा है ना रिएक्टेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक हाई एनर्जी का स्टेट है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूल होता है, और रिएक्टेंट जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो लो स्टेट वाला होता है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं जिसमें मैं तुम्हें रिएक्टेंट का एनर्जी, ये मान लो कि ये क्या है तुम्हारा एनर्जी है, ये एक्सिस क्या बता रही है, एनर्जी बता रही है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट टाइम ले लो फिलहाल के लिए, ये बता रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की बताओ, रिएक्टेंट के पास पहले से तो कोई ना कोई एनर्जी होगी,
ऐसा तो नहीं होता ना कि एनर्जी ज़ीरो होती है, कोई ना कोई तो एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर रहा होगा ना, उस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी रही होगी। बेटा एब्सोल्यूट ज़ीरो पे तो कुछ नहीं होगा ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे बेटा सब कुछ वहाँ पे एनर्जी बिल्कुल लगभग क्या हो जाती है, ज़ीरो ही हो जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाती है वहाँ पे। और ऑब्वियसली बात है कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो पे टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन करता नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो रहा होता है। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। तो उस एनर्जी को मैं यहाँ दिखाता हूँ, कहाँ दिखाता हूँ, मान लो कि इतनी एनर्जी है उसके पास, ठीक है, यहाँ पे कोई एक नंबर मान लो, 2 3 4 5 6 जो भी तुमको मानना है। तो ये क्या है, तुम्हारी रिएक्टेंट की एनर्जी है, इतनी एनर्जी तुम्हारे पास रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी है। लेकिन जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी और भी ज़्यादा होती है। उसकी एनर्जी कितनी होती है, लगभग मान लो यहाँ पे होती है उसकी एनर्जी, इस लेवल पे होती है। ये लेवल किसका है, रिएक्टेंट का है, और ये किसका है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का है। अब इतने एनर्जी वाला बंदा अगर इतने एनर्जी वाले बंदे में बदलना चाहेगा, कन्वर्ट होना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे पॉसिबल होगा, एनर्जी देके ही पॉसिबल होगा, एनर्जी देके ही पॉसिबल होगा। तो ये रिएक्टेंट क्या चाहता है कि रिएक्टेंट के पास जो ऑलरेडी इतनी एनर्जी है ना, उस एनर्जी में इतनी एनर्जी कहीं से आ जाए, बाहर से कहीं से आ जाए, बाहर से कहीं से आ जाए, बाहर से इन्वायरमेंट से वो सोख ले, या तो तुम उसको दे दो, जो भी है। सिस्टम चाहेगा कि भाई हमें मुझे क्या मिले, एनर्जी मिले, सिस्टम चाहेगा, इन्हें रिएक्टेंट चाहेगा। तो ये जितनी एनर्जी इसको चाहिए, मान लो इतनी एनर्जी जो चाहिए, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी जो है, ये जो नंबर बता रहा है, ये नंबर क्या बता रहा है, एवरेज इंटरनल एनर्जी। क्या बता रहा है, एवरेज इंटरनल, इन शॉर्ट इंटरनल एनर्जी बता रहा है रिएक्टेंट के पास, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, इतनी एनर्जी तो पहले से उसके पास है, मान लो 10 की एनर्जी ऑलरेडी उसके पास है। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, मान लो 25 चाहिए। कितना चाहिए, 25। इसकी एनर्जी कितने की है, 25 की, ऑलरेडी इसके पास कितनी है, 10। तो तुम्हें इसका जो डिफरेंस अमाउंट है, और डिफरेंस अमाउंट क्या करना पड़ेगा, बाहर से देना पड़ेगा। और डिफरेंस अमाउंट कितने का आ रहा है, 15 का आ रहा है। तो तुम्हें बाहर से 15 की एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। उस 15 की एनर्जी को हम लोग नाम क्या देंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और ये तुम जो एनर्जी बात करो वो एक्टिवेशन एनर्जी बात कर रहे हो, ध्यान रखना, दोनों टर्म में एक्टिवेशन है, कन्फ्यूज मत होना। एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करने के बाद तुम्हारा रिएक्टेंट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। क्या बोला मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद तुम्हारा रिएक्टेंट बदल किस में जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा। यानी धीरे धीरे जैसे तुम एनर्जी दे रहे हो विद टाइम, तुम्हारा रिएक्टेंट किसकी ओर बढ़ेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेगा। और जब तुम उतनी एनर्जी सप्लाई कर दोगे 15 की, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आर्हीनेस साहब क्या कहते हैं कि जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में वो आएगा, तो फिर उसके बाद से क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। और प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांसफॉर्म होकर क्या बदल जाता है बेटा, प्रोडक्ट बदल जाता है। अब प्रोडक्ट की एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से तो कम है, लेकिन अब यहाँ पे कंपैरिजन आता है रिएक्टेंट के साथ, कि प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम होगा कि ज़्यादा होगा। वो डिपेंड करता है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, वो डिपेंड करता है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो उसका ग्राफ कहाँ जाएगा, रिएक्टेंट के नीचे चला जाएगा। लेकिन अभी हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में वो अभी समझ रहे नहीं है। अभी हम मान लेते हैं, नीचे कहीं भी ले लो, मान लो यही ले लो, ठीक है, इधर ही रोक दो, चलो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक देख रहा है नहीं है, तो आर्हीनेस के हिसाब से सिचुएशन इस तरह से राइज करती है कि जो तुम्हारा तुम्हारा जो रिएक्टेंट है उसको कुछ अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। और वो एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करने के बाद जो रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। और फिर एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में आ गया, फिर तो प्रोडक्ट बनना बड़ा आसान है। स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को कहाँ चले जाएगा, प्रोडक्ट की ओर चला जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ये तो तुमको देना पड़ेगा। ये वाला स्पॉन्टेनियस होगा ना, नहीं समझ में आया, स्पॉन्टेनियस वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये खुद ब खुद हो पाएगा नहीं, ये खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्जी जाना है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है, स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ आर्हीनेस के मुताबिक सिचुएशन इस तरह से राइज करती है। कितनी बात समझ में आई, ये तुम्हारे आर्हीनेस थ्योरी का एक हिस्सा हुआ है, एक हिस्सा हुआ है। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है वो अभी पता चला नहीं, हमें तो टेम्परेचर इफेक्ट बढ़ा ही नहीं। क्लियर है, तुम्हारा मेन पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है वो पता लगाना है आर्हीनेस थ्योरी से। अभी हमने ना टेम्परेचर बढ़ा है ना रेट देखा है,
अभी तो हमने समझा कि आर्यन थ्योरी क्या रही है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो रिएक्शन हो रही है ये कोई ना कोई टेम्परेचर पे हो रही होगी। उस टेम्परेचर को मैं मान लेता हूँ कि T1 टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, T1 है। इस T1 टेम्परेचर पे हो रहा है। मुझे ये बताओ, टेम्परेचर T1 पे जितने भी रिएक्टेंट के लोग हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज़ है, क्या सबकी एनर्जी इतनी ही होगी? मान लो 100 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, क्या इस टेम्परेचर पे वो 100 के 100 लोग की एनर्जी इस टेम्परेचर पे क्या जो तुमने यहाँ दिखाई उतनी ही होगी, या उससे ज़्यादा या उससे कम हो सकती है? ये एवरेज है। ये क्या है? एवरेज है। इसका मतलब कुछ लोग की इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ लोग की इससे कम भी हो सकती है। यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है ना कि भाई ये इतना मान लो, कितना माना, 10 माना था इसको, 10 माना था इसको, कितना माना था 10, यहाँ ले देता हूँ मैं 25। तो ये जो 10 है बेटा, ये एवरेज एनर्जी है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे, यानी कुछ लोग ऐसे भी होंगे इसी टेम्परेचर पे कि जिनके पास एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना जितनी, उतनी या तो उससे भी ज़्यादा होगी इसी टेम्परेचर पे, लेकिन वो लोग बहुत कम होंगे। समझे कि नहीं समझे? सारा मुद्दा यहीं से स्टार्ट होने वाला है। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसी टेम्परेचर पे सबके सब लोगों के पास इतनी एनर्जी होने वाली नहीं है। उनके किसी के पास इससे कम की एनर्जी होगी, किसी के पास इससे ज़्यादा होगी, और किसी के पास तो सीधा जितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उतनी होगी, और किसी के पास तो उससे भी ज़्यादा होगी। लेकिन वो ज़्यादा प्लस थोड़ा ज़्यादा प्लस कम प्लस बहुत कम, उसका एवरेज निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? इतना आएगा, बीच में कहीं आएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो सर वो कितने लोग होंगे? कौन से लोग? वो लोग जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी हो या उससे ज़्यादा एनर्जी हो, वो कितने लोग होंगे? वो बताने के लिए तुमको, उसकी वैल्यू हासिल करने के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? तुम्हें जाना पड़ेगा बोल्ट्जमैन लॉ की तरफ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है ये, और उनके मुताबिक, मार्कर लॉ इंक है ना उसमें, उनके मुताबिक इस टेम्परेचर T1 पे वो मॉलिक्यूल, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी है, वो ये वाला टर्म बताएगा जो मैं भी लिखना चाह रहा हूँ, और वो टर्म ये है E⁻⁸ ये जो टर्म है, ये टर्म क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन यानी अमाउंट हुआ, फ्रैक्शन मतलब एक में से कितना, तो अमाउंट ही तो हुआ ये चीज़ है। तो ये क्या, कौन सा फ्रैक्शन है? ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये उतना फ्रैक्शन है जिन फ्रैक्शन के पास, जितने मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी होगी या तो क्या होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है, ये जो टर्म है ना। और ये टर्म कहाँ से आया है वो तुमको देखना नहीं है, मैंने बता दिया क्या कहाँ से आया ये, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आया है ये। क्लियर है? तो तुमको ये फिलहाल अभी इसको डाइजेस्ट कर लेना है सही। तो यानी इतने बंदे लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा की क्या है, एनर्जी है। बोलो क्लियर है? कितने टेम्परेचर पे? कौन से टेम्परेचर पे? T1 टेम्परेचर पे। कौन से टेम्परेचर पे? T1 टेम्परेचर पे। बोलो क्लियर है? उसको ग्राफिकली ऐसे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना। ये जो वाई एक्सिस है ये बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है। और ये जो है ना, ये तुम्हारे पास बता रहा है एनर्जी। क्या बता रहा है? एनर्जी। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इस तरह से जाने पर इंक्रीज़ हो रही है। तो उसका जो ग्राफ है ना कुछ इस तरह से बनता है, देखना जरा। ग्राफ का एक्सप्लेन करूँगा मैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। आओ इस ग्राफ का कुछ कैरेक्टर देखते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी हमने कितने मानी? 25 मानी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 25 का तो नंबर तो होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8
कहीं 25 आएगा। मान लेते हैं कि ये वो नंबर है 25, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बाद जितने भी लोग होंगे सबके पास क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जितना या तो क्या होगा उससे ज़्यादा एनर्जी होगा। क्लियर है? वो लोगों को देखोगे कहाँ, वो वाई एक्सिस पे देखोगे। यहाँ तुम देखोगे तो वो एनर्जी पता चलेगा कि एनर्जी 25 या तो 25 से ज़्यादा है, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ देखोगे तो क्या पता चलेगा, एनर्जी। सर वो लोग को कहाँ देखूंगा मैं, वो वाई एक्सिस पे देखूंगा। जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी या तो उससे ज़्यादा एनर्जी, वही कहाँ दिखेगा, वाई एक्सिस पे दिखेगा। क्लियर है? ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे 25 की एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये वाला पॉइंट में ज़रा वाई एक्सिस देखो, यानी इतने सारे लोग हैं जिनके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी या तो उससे ज़्यादा की एनर्जी है। आ रही बात समझ में? ये वाला बताओ, ये क्या है, 25 है मान लो, जो एक्टिवेशन एनर्जी तुमने माना था, इसको मान लेते हैं 26। क्या मान लेते हैं, 26, यानी 26 की एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है। तो सर ये 26 की एनर्जी कितने लोगों के पास है, वो सर इतने फ्रैक्शन है, इतने फ्रैक्शन के पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है। ग्राफ को रीड करना सिखा रहा हूँ मैं। उसी तरह से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 27 आएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। भाई 25 की चाहिए थी हमको, तो यहाँ पे 27 की एनर्जी है, यानी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन वो लोग क्या है, और भी कम है, वो लोग क्या है, और भी कम है। आई बात समझ में? तो जैसे जैसे तुम हाई एनर्जी पे जाओगे वैसे वैसे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब है ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये रीजन हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि सर इतने लोगों के पास क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या तो उससे ज़्यादा एनर्जी होगी। यानी जो तुमने ये टर्म लिख के रखा है ना, ये रीजन उस टर्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन असल में क्या बता रहा है, e⁻⁻⁴RT1 बता रहा है। बोलो क्लियर है? क्या सारे लोगों के पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी है? नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऐसा है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऐसा है जिसके पास एनर्जी कितने बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी से कई गुना कम एनर्जी है। ये पीक क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे जरा देखो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इन सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। और वाई एक्सिस क्या बताता है, फ्रैक्शन, यानी अमाउंट बताता है, अमाउंट ऑफ लोग। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोग कैसे हैं, ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी कौन सी है, ये वाली एनर्जी है। इसको मैं बोलता हूँ एनर्जी एट टेम्परेचर T1। ये वाली एनर्जी जो है, और ये एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी से, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे E है, एक्टिवेशन एनर्जी से कई गुना कम एनर्जी है, और यही एनर्जी ज़्यादातर लोगों के पास है। ये ग्राफ ये कह रहा है एट टेम्परेचर T1, यानी बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या तो उससे ज़्यादा एनर्जी, और वो इतनी है। ये शेडेड रीजन वही बता रहा है। बोलो आ रही बात समझ में? ग्राफ रीड करना समझ में आया? क्लियर है? पॉज करो ज़रा, देखो मैं इस ग्राफ को मिटा के थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, मेरे को बिकॉज जगह की ज़रूरत है। ठीक है, यूट्यूब वालों ध्यान रखना। पॉज करो ज़रा, मैं इसको मिटा के ऊपर कर रहा हूँ। ऑन क्या ना, अगर कोई पूछेगा कि भाई साहब ये वाली जो एनर्जी है, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम है, तो आपने इसको हाईलाइट क्यों किया है? बिकॉज ये एनर्जी स्पेशल है। ये एनर्जी क्यों स्पेशल है? बिकॉज यही वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा लोगों के पास है। क्लियर है? और इन लोगों को मैं बोल देता हूँ मैक्सिमम फ्रैक्शन, मैक्सिमम फ्रैक्शन एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 पे इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। क्लियर है? अब मैं क्या, अच्छा अगर इतना समझ में आया तो क्या तुम यहाँ से समझ पा रहे हो कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे कर रहा है? अभी नहीं समझ पा रहे, अब समझोगे कब? अब जो मैं आगे समझाने जा रहा हूँ। क्लियर है? नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर भी क्या था, T1 था, अब मैं कितना कर दे रहा हूँ उसको, T2। क्या कर दे रहा हूँ, T2। तो T2 पे क्या होगा ज़रा देखना, टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। तो अगर टेम्परेचर T2 हो गया, इसका मतलब तुमने एनर्जी दे दी हो। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम एनर्जी सप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन E है, वो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, वो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। सोचो ज़रा, मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ करूँगा, लेकिन तुम थोड़ा कॉमन से लगाओ। अगर तुम एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो पब्लिक जिसके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर थी या तो उससे ज़्यादा थी, वो पब्लिक का अब अमाउंट बढ़ जाएगा। पहले मान लो 10 ही लोग थे 100 में से, अब 100 में से 20 लोग के पास
एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या तो उससे ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। क्यों सर ऐसा हुआ? बिकॉज तुमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, राइज कर दिया, और टेम्परेचर राइज जादू से नहीं होता, एनर्जी देखिए होता है। क्लियर है? तो जो पहले 10 लोग थे वैसे 100 में से, इन्हें फ्रैक्शन कितना था, 0.1 था, अब वो फ्रैक्शन 0.1 से कितना हो जाएगा, सपोज 0.2 हो जाएगा, यानी 100 में से 20 लोग। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये चीज़ है, यानी ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, और इस वैल्यू के इंक्रीज़ होने का मतलब ये हुआ शेडेड जो एरिया था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ये एरिया थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। और अगर तुम्हें लगता है कि अगर ये एरिया इंक्रीज़ होगा तो ये वाला एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्रैक्शन यहाँ बढ़ेगा तो ये वाला फ्रैक्शन कम होगा ना, ये जो वैल्यू थी इसकी वैल्यू कम होगी। भाई बाहर से थोड़ी बंदे आ रहे हैं। पहले 90 लोग के पास क्या थी, पहले मान लो 60 लोग के पास ये वाली एनर्जी थी और 10 लोग के पास ये वाली एनर्जी थी, लेकिन जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये 10 के 20 हो गए, तो ये 60 से कम भी तो होंगे। जो ओवरऑल जो लोग थे जिनके पास, जो मैक्सिमम जनता थी जिनके पास ये वाली एनर्जी थी, वो बंदे क्या हो जाए, कम भी तो हो जाएंगे। बाहर से थोड़ी ना बंदे आ रहे हैं ज़्यादा एनर्जी लेकर के, बंदे तो कांस्टेंट है। तो अगर कहीं पे बंदे बढ़ेंगे तो कहीं से बंदे क्या होंगे, कम होंगे, यानी कहीं से फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, यानी एफ मैक्स T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कहने का मतलब है यानी जो पीक है ना, ये चोटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया को क्या होना है, बढ़ना है। एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पब्लिक तो कांस्टेंट ही है ना। तुम समझ पाए इस बात को? मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अगर बढ़ेंगे यहाँ पे तो वो कैसे बढ़ गए, बाहर से पब्लिक ले आए तुम लोग, अरे अंदर के लोग में से कुछ लोग की एनर्जी बढ़ गई ना, तो कहाँ से बढ़ेगी, जिनके पास एनर्जी कम थी, यहाँ की पब्लिक यहाँ उठ के आ जाएगी, तो यहाँ की पब्लिक जब आएगी तो फ्रैक्शन कम हो जाएगा ना यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, मैं बिल्कुल इससे जोड़ के ही बना दे रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि पहले जो तुम्हारा पीक था ना वो यहाँ इस पॉइंट पे आ रहा था। सॉरी, मैं वाई एक्सिस से मुझे देखना है ना, मुझे वाई एक्सिस से देखना है, यानी उसका भी काम आएगा, टेंशन ना लो, इसलिए तो मैंने उसको हाईलाइट किया है। यानी लगभग पीक पहले यहाँ आ रहा था, अब पीक जो होगा वो उससे नीचे आ जाएगा, यानी लगभग मान लो इस साइड पे आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? यानी पीक का जो डिस्टेंस है, वाई एक्सिस वाला डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का क्या होगा, यानी जो चोटी है एक्सिस पे इस पॉइंट पे थी, तो वो चोटी जो है, पीक जो है, वो इससे कम होगी कि ज़्यादा की तरफ जाएगी। यानी अब मैक्सिमम जनता के पास ये वाली एनर्जी रहेगी कि इससे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, थोड़ी इससे ज़्यादा रहेगी ना, टेम्परेचर ज़्यादा है भाई, समझे? यानी पीक नीचे जाएगी और राइट जाएगी, समझे? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अब जो 60 लोग थे ना जिनके पास मान लो कितने की एनर्जी थी, कितने की एनर्जी थी, मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी कम की एनर्जी थी, अब उनके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी क्या हो चुकी है, तुमने अब एनर्जी तुम डाल ही रहे हो ना बाहर से, तो हर किसी के पास एनर्जी बढ़ेगी, तो इन बंदों के पास, इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास भी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? यानी तुम्हारा जो पीक है बेटा, ये चोटी वर्टिकली नीचे जाएगा और हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा, वर्टिकली नीचे जाएगा और हॉरिजॉन्टली आगे जाएगा। तो यानी मुझे वर्टिकली इतना नीचे लेना है और हॉरिजॉन्टली कहाँ लेना है, बताओ? हॉरिजॉन्टली यहाँ था, तो हॉरिजॉन्टली मैं यहाँ ले लेता हूँ, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना, लगभग मेरा पीक यहाँ आएगा। समझ पा रहे हो तुम? ये ध्यान रख करके बनाना। जो तुम्हारा ओरिजिनल पीक था, ओरिजिनल कहाँ था, ओरिजिनल यहाँ था, ओरिजिनल पीक कहाँ था, यहाँ था, ठीक है? तो क्या हुआ, पीक जो होगा वो थोड़ा नीचे जाएगा और थोड़ा राइट जाएगा, ये रहा, इधर आएगा पीक। बोलो क्लियर है? तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, साथ ही साथ ये वाला एरिया बढ़ेगा भी, तो ये वाला एरिया बढ़ेगा भी, तो तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वाला है, ये पॉइंट एक्टिवेशन एनर्जी का, तो दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? तो अभी पहले ये वाला था, है ना, अब जो होगा एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो क्लियर है? एरिया की चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई। समझे? समझे कि नहीं समझे भाई? तो अच्छे ध्यान रखना, ठीक है? ये है तुम्हारा एनर्जी T2। ये एनर्जी क्यों स्पेशल है? क्योंकि अब टेम्परेचर T2 पे ये वाली एनर्जी मैक्सिमम लोगों के पास है।
ये वाली एनर्जी अब मैक्सिमम लोगों के पास है, यानी दिस पॉइंट इज़ व्हाट, एफ मैक्सिमम एट टेम्परेचर T2। बोला आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? कितना समझ में आया? और ये जो श्रेडेड एरिया है बेटा, शेडेड एरिया, श्रेडेड नहीं, शेडेड एरिया जो है, ये हमें क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, बट एट टेम्परेचर T2, वो T1 था, तो e⁻⁻ अपॉन RT2। और ध्यान रखना, ये बंदे की जब वैल्यू निकालोगे ना, सिर्फ एरिया सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बढ़ा, इसकी वैल्यू सही में बड़ी होगी इसकी वैल्यू से। मैं प्रूफ करता हूँ अभी थोड़ी देर में, मैं प्रूफ करता हूँ तुमको कि ये वैल्यू बड़ी ही होगी। सिर्फ एरिया से बड़ा नहीं दिखाना है तुमको, असल में मानना भी है कि वैल्यू बड़ी होगी। मैं मनवाऊँगा तुमको, टेंशन ना लो। पहले देख लो, पॉज करो, देख लो। मैं ये बोल रहा हूँ, तुमको अगर इसका इतना लॉजिक नहीं समझ में आया, ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाए, पर ठीक है, तो तुमको बस इतना ध्यान रखना है, अगर लॉजिकली नहीं समझ में आया तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एरिया क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कहीं पे अगर एरिया बड़ा है तो कहीं से एरिया क्या होगा, घटेगा भी। इतना लॉजिक लगा लेना बस अपना, ठीक है? ठीक है, ये सवाल आते हैं कि भाई पीक का क्या होता है, पीक घटती है, बढ़ती है, आगे जाती है, पी जाती है, पूछेगा वो तुमको। रिवर्स अगर मान लो कि उसने ऐसा बोल लिया कि टेम्परेचर कम करोगे तो पीक का क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगी और ऊपर जाएगी। टेम्परेचर घटाओगे तो उल्टा हो जाएगा ना, पीक कहाँ जाएगी, लेफ्ट की तरफ आएगी और वर्टिकली अपसाइड जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें इसलिए मैंने बता दिया। कुछ ना समझ में तो बस इतना ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है तो कहीं से एरिया क्या होगा, घटेगा। अगर यहाँ से घटाओगे तो फिर यहाँ बढ़ जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा मामला, ठीक है? और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टर्म मैंने लिखा है ET1, ET2, Fmax, T1, T2, ये कोई ऑफिशियली नहीं है, ये तो कुछ समझाने के लिए। क्लियर है? 12th लेवल पे इसका कोई जिक्र है नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें रखेंगे तो तुमको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए जस्ट मैंने फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने बताया। हमने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ाया, प्लस एनर्जी दी, यानी टेम्परेचर हमने क्या ले रहे हैं, T2 ले रहे हैं, ठीक है? T2 ले रहे हैं, डन इतना। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। इतना समझ में आ गया, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। मुझे बताओ, अच्छा हाँ, पहले तो तुमको मैं बताता हूँ मैथमेटिकली। मुझे बताओ T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? T2 लार्ज है। अगर T2 लार्ज है तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ e⁻10 है अगर ये, तो ये माइनस छोटा होगा ना, तो ये कितना होगा, 5 होगा। बट ये समझ में आया कि नहीं? अगर T2 बड़ा होगा तो चूँकि T2 डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर पे बड़ी वैल्यू क्या होती है, ओवरऑल फ्रैक्शन को कम कर देती है। तो ये फ्रैक्शन का आंसर मान लो 5 है। और T1 छोटा है, तो डिनोमीटर अगर छोटा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये माइनस के पीछे जो नंबर लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, मान लो 10, ये कितना हो जाएगा, 5। तो अब मुझे बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/e⁻10, 1/e⁻5। बता, e⁻10 बड़ा होगा कि e⁻5 बड़ा होगा? बोलो जल्दी से। e⁻10 बड़ा होगा कि e⁻5 बड़ा होगा? e⁻5। और e⁻10 क्या होगा, छोटा होगा। e⁻10 छोटा होगा तो 1/ छोटा क्या हो जाएगा, बड़ा। अबे ये तो उल्टा हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसे तो ये तो वैल्यू बढ़ गई। इसको ऐसे समझो, 10⁻⁻2 लो और 10⁻, चलो 2 नहीं लेते हैं, आप सब ले 10 ले लो और 10⁻⁻5 ले लो। बताओ दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? अच्छा पहले पॉजिटिव में देखो, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी। अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। समझे? तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 है, इसकी वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, छोटा नंबर। और किसी के ऊपर माइनस में जब छोटा नंबर होता है तो असल में क्या होता है, वो बड़ा नंबर होता है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये चीज़ है, वहाँ पे तो कुछ हुआ होगा, छोड़ो उसको। तुमको ये लॉजिक समझ में आया, ये वाला लॉजिक? बस 10 की जगह वहाँ पे क्या लेना है, ई की वैल्यू रख दोगे। क्या रख दोगे? 10 की जगह यहाँ पे, वहाँ पे क्या रख दोगे, ई की वैल्यू रख दोगे। समझे कि समझे? कहने का मतलब है ये वाला आंसर क्या आएगा बेटा, लार्ज आएगा, इसीलिए ये एरिया क्या है, लार्ज है। तुमको
सिर्फ रट्टा नहीं माना, तुमको समझना भी कि ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर है? यानी फ्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, कम है। एट टेम्परेचर T2 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, लार्ज है। एट टेम्परेचर T1 चूँकि कम है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दैट मच एनर्जी वो क्या है, कम है। समझे कि नहीं समझे? अब देखते हैं, अगर तुमको इतना समझ में आ गया तो अब देखते हैं कि रेट पे कैसे डिपेंड कर रही है। मुझे बताओ, अगर ज़्यादा रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी आई है, ज़्यादा लोगों के पास अगर ये एनर्जी आई है, तो रिएक्टेंट जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करने के लिए, एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और जितनी जल्दी ये वाली प्रोसेस होगी उतनी जल्दी वाली प्रोसेस होगी, यानी जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा फास्ट। और रिएक्शन का फास्ट होना ही तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीज होना। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दैट मच एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे ही वो लोग बढ़ेंगे तो यानी पार्टिसिपेंट मतलब रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पहले 10 ही लोग बना रहे थे, अब 100 लोग बना रहे हैं। तो अगर 100 लोग एक बार में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बताओ रिएक्शन जल्दी तो होगा, तो जल्दी तो प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल फास्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? जल्दी अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जल्दी प्रोडक्ट तो जल्दी बनना ही है। बस ये प्रोसेस का मेन तो तकलीफ था ना। तो ये चीज़ है, हाइयर टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, ये वाली प्रोसेस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बन जाता है। क्यों जल्दी बन जाता है? क्योंकि अब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और एक बार जब ज़्यादा लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो प्रोडक्ट तो फटक से बन जाएगा, यानी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और रिएक्शन की स्पीड का बढ़ने का मतलब भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ जाना। यानी हायर टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है, समझे? उसको मैं अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊँ ना, सिंपल टर्म में, तो मैं ये लिखना चाहूँगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से पार्टिसिपेशन वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं बोल रहा था ना शुरू में कि आरएनएस थ्योरी वो मैकेनिज्म बताता है कि भाई टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा कैसे, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा। बोलो क्लियर है? दिस इज़ व्हाट आरएनएस थ्योरी इज, यही आरएनएस थ्योरी जो टेम्परेचर की रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी बताती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज़्यादा की एनर्जी है। पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, यानी फास्ट होने लगेगा सब सारा चीज़, तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल, ये नटशेल है। ये क्या है, दिस व्हाट, नटशेल समझते हो शॉर्टकट में दिस इज़ व्हाट आरएनएस थ्योरी, यही आरएनएस थ्योरी। पॉज करो। अब देख लेते हैं फॉर्मूलेशन को, फार्मूला देख लेते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो बढ़े तभी तो रेट बढ़ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, मैं कह सकता हूँ ना कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दैट मच एनर्जी, उस पर तो डिपेंड कर, क्योंकि वो बंदे बढ़ रहे हैं तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है हाई टेम्परेचर पे। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, आरएनएस ने इसको लिया था, ठीक है। तो दिस रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी माइनस ई अपॉन आर टी। ये समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? ख़त्म। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, इक्वालिटी लगाओ, ये आ जाएगा यहाँ पे ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये तुम्हारा क्या है, आरएनएस का इक्वेशन है, ठीक है। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज रेट कांस्टेंट, वो डिपेंड कर रहा है उन फ्रैक्शन के ऊपर, और इस फ्रैक्शन की हेल्प से वो किस पे डिपेंड कर रहा है, असल में टेम्परेचर पे। टेम्परेचर और के का डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इन्वर्स नहीं है, डायरेक्ट है, बिकॉज आगे क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना, तो ये चीज़ है, ध्यान रखना। वो डायरेक्ट रिलेशन है कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी जस्ट देखा तुमने, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, इन्वर्स नहीं है वो, 1/में मत समझ लेना, 1/में, लेकिन आगे क्या लिखा है, माइनस लगाया ना, तो वो कहानी पलट जाएगी। अभी तुमने देखा ना, अभी देखा जस्ट, जो ई रेस टू माइनस 10 है वो क्या है, छोटा है, ई रेस टू माइनस 5 क्या है, बड़ा है। तो ये है तुम्हारा फार्मूला फॉर आरएनएस इक्वेशन।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन करके कुछ और फार्मूले बनाएंगे, उनका ग्राफ देखेंगे। क्या करेंगे, कुछ और फार्मूले बनाएंगे और क्या देखेंगे, उनका ग्राफ देखेंगे। बोलो क्लियर, स्टार्ट करें। ठीक है, पॉज करो ज़रा, मैं इसको रब कर दें। तो हमारे पास आर एन एस का इक्वेशन क्या था, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग लो, क्या लो, लॉग लो। तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा, लॉग यहाँ पे हो जाएगा, नेचुरल लॉग लेना के, स्मॉल के ना, स्मॉल के कैपिटल के, स्मॉल क्या आएगा कि कैपिटल क्या आएगा, रेट कांस्टेंट है ना, स्मॉल क्या आता है वो ध्यान रखना। इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए डॉट ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी है ना। तो यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी, ये रहा ए, ये रहा तुम्हारा पूरा बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एल एन के है, मतलब लॉग ए रेस टू बी, लॉग ए रेस टू बी, तो बी इधर आ जाएगा, लॉग ए रह जाएगा। तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस माइनस ई अपॉन आर टी इंटू लॉग एल एन ई, और एल एन ए की वैल्यू क्या होती है, 1। एल एन ए की वैल्यू क्या होती है, 1, बिकॉज नेचुरल लॉग है। तो एल एन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। ये तुम्हारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1, और ये तुम्हारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्लियर है। नाउ यहाँ से ग्राफ बना सकते हैं। बताओ ये किसको फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। को बता सकता है यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, एल एन के नहीं है बेटा, एल एन के। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, वो एल एन है, 1/1/t। क्या है, 1/t, t नहीं 1/t। और c क्या है, एल एन ए है। और स्लोप क्या है, माइनस ई अपॉन आर। तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा y और x का बनेगा। तो यहाँ पे y ये रहा एल एन के और x क्या रहा 1/t। तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ किसका बनेगा, एल एन के वर्सेस 1/t। और जो ग्राफ बनेगा वो इस वाली इक्वेशन को फॉलो करेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और क्या, ये रहा तुम्हारा एल एन के और ये रहा तुम्हारा 1/t, बट टी मत ले लेना, 1/t। ठीक है, और तुम्हारा इंटरसेप्ट क्या है, ये है ना, यानी एक अच्छा स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो ऐसे बनेगा इस तरह से, दिस इज़ व्हाट एल एन। ये पॉइंट क्या बता रहा है, बताओ ज़रा, ये क्या इंटरसेप्ट है ना तुम्हारा, एल एन ई। और यहाँ जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, माइनस ई अपॉन आर। उसको वैल्यू देनी होगी ना, तो बोल देगा कि स्लोप की वैल्यू ये है। तो बोलेगा क्या पता है, ई ए निकाल के दिखाओ। आर की वैल्यू तो तुमको पता ही है, गैस कांस्टेंट, स्लोप दे दिया है, ई ए की वैल्यू निकल जाएगी। समझे, तो पता होना चाहिए कि ये स्लोप क्या है, स्लोप माइनस ई अपॉन आर है। बोलो क्लियर है। अच्छा, कुछ और डेरिवेशन करते हैं, आओ। एक इक्वेशन होती है यहाँ पे, बड़ी फेमस इक्वेशन है, टू टेम्परेचर इक्वेशन, टू टेम्परेचर फॉर्म। टू टेम्परेचर फॉर्म किसका, आरएनएस इक्वेशन का टू टेम्परेचर फॉर्म, 2 टेम्परेचर वाला फॉर्मेट। क्या है वो बताता हूँ, बताओ। एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 बताओ, मैं लिख सकता हूँ ln K1, और टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है ये के। तो टेम्परेचर T1 होगा तो क्या होगा, K1 हो जाएगा, नहीं होगा। अभी तुमने देखा ना कि K और T आपस में डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर T1 रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, K1 आएगा, रेट आएगा जो। तो ln K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस ln A हो जाएगा बेटा। ठीक है, और एट टेम्परेचर T2 ln K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ln A। दोनों को माइनस कर लो, इक्वेशन नंबर क्या होगा, 3 को 2 मान चुके थे ना, तो इसको 3 और 4 मान लो। तो 4 - 3 करो, क्या करो, इक्वेशन 4 - 3
तो दिस माइनस दिस, ln A माइनस ln B, भाई ये दोनों माइनस हो जाएंगे ना, और 4 में से घटा रहे हो 3 को, तो 3 पीछे रहेगा, ये वाला पीछे रहेगा, ये आगे रहेगा माइनस के, तो ये क्या हो गया log A माइनस log B, तो log A अपॉन B, तो मैं क्या लिखूँगा ln A डेट इज़ 2/1, क्लियर है, इज इक्वल टू ये पूरा माइनस ही है, तो मैं लिख ही देता हूँ उतना क्या, माइनस ए अपॉन RT2 प्लस ln A माइनस ई ए अपॉन RT1 प्लस ln A, बोलो क्लियर है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बताओ, ये मैं कर लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, बोलो क्लियर है। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकलेगा E अपॉन R, तो क्या हो जाएगा ln K2 अपॉन K1 स्मॉल k, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा E अपॉन R कॉमन निकल जाएगा, और 1/T1 क्या है प्लस में, और 1/T2 किस में माइनस में, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 टेम्परेचर फॉर्मेट तुम्हारे RNS इक्वेशन का। 2 टेम्परेचर दिख रहा है, ये 2 टेम्परेचर वाला फॉर्मेट कब काम आएगा, अलग अलग टेम्परेचर पे, 2 अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकालने कंपेयर करने के लिए काम आएगा। तुमको एक रेट कांस्टेंट दे देगा और बोलेगा कि भाई ये रेट कांस्टेंट 300 डिग्री सेल्सियस पे कुछ भी बोल देगा, और बोलेगा कि बताओ 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, तो तुम वहाँ से K2 निकाल लेना, ऐसा इस वाली इक्वेशन की हेल्प से, बोलो ठीक है। तुम्हारा RNS थ्योरी क्या हो गया कंप्लीट। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ रह गई थी, ये ए क्या है, ये क्या है एक्सपोनेंट टर्म है, ये पूरा क्या एक्सपोनेंट टर्म है, तो ये क्या एक्सपोनेंट से पहले है, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंट फैक्टर, प्री एक्सपोनेंट फैक्टर, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो भी है इस तरह से उसका नाम होता है, या तो RNS फैक्टर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं RNS फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, इसके 3 अलग अलग नाम है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, RNS फैक्टर, और एक्सपोनेंशियल पहले है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। ये तो बताइए तुमको क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, और R क्या है गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर है, ये क्या है, अच्छा इतना क्लियर है। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक जस्ट मुझे अभी क्लिक किया, मैं तुमको जब पढ़ा रहा था तो मेरे दिमाग में 3-4 बार आया था, लेकिन वो छूट गया। तुमने अभी ये वाली अभी अपने ने ये ग्राफ समझा था, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ये R है, ये क्या है P, सॉरी ये क्या है P है, और ये तुम्हारा क्या था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, ये क्या था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, ये क्या है तुम्हारी इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और ये क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तो ये जो एनर्जी है बेटा, ये इंटरनल एनर्जी ऑफ क्या है रिएक्टेंट है, यानी ऑलरेडी उसके पास जो एनर्जी है वो, ये वाली एनर्जी क्या है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तो तुम देख रहे हो किसी भी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए टोटल, ये भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो तुम बोलोगे ना कि भाई टोटल इतनी एनर्जी तो रहनी चाहिए, कि टोटल इतनी एनर्जी रहनी चाहिए, टोटल इतनी एनर्जी रहनी चाहिए। इस एनर्जी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी PE, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इतनी एनर्जी तो चाहिए ताकि वो क्या कर सके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, और यानी रिएक्शन को प्रोसीड करवा सके। तो तुम ये बोल सकते हो कि किसी भी रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए, या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, जो भी है बात। भाई जब एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव हो गई ना पूरी, तो तुम एक्टिवेशन एनर्जी डाल क्यों रहे, असल में वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए कर रहे हो, समझे। कोई भी रिएक्शन होने के लिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, वो R से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, उसके लिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी फिक्स्ड होती है। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जब तक नहीं आएगी तब तक वो रिएक्शन होने वाली नहीं है, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए ही असल में तुमने क्या दिया है, वो एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। बोलो क्लियर है। तो ध्यान रखना, अभी मैं लिखवाऊंगा उसके अंदर ये टॉप नाम भी आएगा, और कभी टेक्स्ट बुक के अंदर भी तुम्हारा लिखा हुआ है शायद ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है वो प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो क्लियर है। ये ऑलरेडी उसके पास होती है, ये तुम बाहर से देते हो, मिला के क्या हो जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी अचीव हो जाता है, तो रिएक्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना, डन।